हेलो, मैं संजीव कुमार मिश्रा अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने मैंने सब्जेक्ट है मेरा आज का बिजनेस स्टडी क्लास 12 चैप्टर चल रहा है हमारा स्टाफिंग। और स्टाफिंग चैप्टर में आज का टॉपिक होगा स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। तो आज हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स लेते हैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ का सिलेक्शन करना हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्टाफ का सिलेक्शन करना है तो किस प्रकार से क्या स्टेप्स लेने होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन या एचआरएम डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इसके लिए कौन से स्टेप्स लेते हैं। तो आइए चलते हैं हम टॉपिक पे अपने सीधे स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। कौन से स्टेप लिए जाएंगे? तो पहला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग हम अभी इस पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक दिया हुआ है जॉब एनालिसिस। थर्ड स्टेप है हमारा रिक्रूटमेंट। फोर्थ स्टेप है सिलेक्शन। फिफ्थ है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। सिक्स्थ हो गया ट्रेनिंग। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड नेक्स्ट है कैरियर प्लानिंग एंड प्रमोशन। नेक्स्ट है कंपेंसेशन एंड लास्ट है हमारा सेपरेशन। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफिंग का प्रोसेस होता है उसको 10 स्टेप्स में यहाँ पे बताया गया है हमारे सब्जेक्ट में, बुक में, और यही नॉर्मली स्टेप्स होते भी हैं। तो ये 10 स्टेप्स को हम लोग समझेंगे और एक एक स्टेप को बड़े ही रिलैक्स तरीके से हम लोग बात करेंगे। जितने टॉपिक जितने स्टेप्स हम यहाँ पे समझ पाएंगे इस वीडियो में, वीडियो को बड़ा भी नहीं बनाना है, तो इसलिए हम कुछ स्टेप्स यहाँ समझेंगे, कुछ स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। तो आज का हमारा पहला स्टेप होगा ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग में एचआर डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का पहला स्टेप ये होता है कि वो क्या करेगा। वो यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने और किस प्रकार के वर्कर्स या स्टाफ की रिक्वायरमेंट आज के डेट में है। यानी यहाँ पे करंट रिक्वायरमेंट क्या है, करंट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ्स क्या होगा। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग में हमको क्या देखना होगा कि इस समय करंट रिक्वायरमेंट आज के डेट में हमें कितने स्टाफ की जरूरत है, किस तरह के स्टाफ्स की जरूरत है, और आने वाले समय में फ्यूचर में हमें किस प्रकार के स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, कैसे स्टाफ्स का सिलेक्शन रखना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलेगी, समय बदलेगा, तो उसके साथ साथ फ्यूचर में जो हमारे पास एम्प्लॉइज का फोर्स होगा कि किस प्रकार के एम्प्लॉइज को रखना है, उसके लिए भी हमें प्लान करके चलना होता है। तो यहाँ हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग में ये देखा जाएगा कि मैन पावर की प्लानिंग क्या होती है। इसको मैन पावर प्लानिंग भी बोला जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग को मैन पावर प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। और इसका हमारा स्टेप क्या हो गया कि करंट लोड कितना है, आज के डेट में हमारी रिक्वायरमेंट कितने हैं स्टाफ की, यानी आज के डेट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हमको सिलेक्शन प्रोसेस करना है स्टाफ का, और फ्यूचर को भी ध्यान में रख करके कि फ्यूचर में कितना वर्कलोड होगा और फ्यूचर में कितने स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट होगी, कब होगी वो रिक्वायरमेंट, कितने समय के बाद हमको एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज को हायर करना होगा। तो यहाँ हमारा इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हमें ये चीजें देखनी है। सेकेंड स्टेप है हमारा जॉब एनालिसिस। यानी कि स्टाफ का सिलेक्शन करने से पहले जो ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, एचआरएम डिपार्टमेंट होता है, वो जॉब की एनालिसिस करता है। अब भाई जॉब एनालिसिस में क्या होगा, तो जॉब एनालिसिस में वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार का वहाँ पे इन्वायरमेंट है, किस प्रकार का हमारे स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट वहाँ होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉब। यानी जॉब पे किस प्रकार के परफॉर्मर की रिक्वायरमेंट होगी, जॉब किस नेचर का है, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ जॉब हमें अपने स्टाफ का सिलेक्शन करना होता है। तो इसमें कौन से स्टेप होंगे, तो अगर जॉब एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ मैंने 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं। ये 3 स्टेप्स हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन
जॉब, यानी किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन जॉब्स में, किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत हायर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या नॉर्मल वर्कर्स लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडिल लेवल की मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, थर्ड लेवल की यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है यानी स्टाफ की जरूरत है, या वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, सीधे मशीन पे जो वर्कर्स काम करेंगे, यानी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, यानी किस प्रकार की जॉब है, उस जॉब में दिया हुआ है कंडीशन अंडर विच परफॉर्म, किस कंडीशन में परफॉर्म करना है, यानी जो जॉब है अगर देखा जाए तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट ये सोचता है कि क्या यहाँ पे जॉब परमानेंट है, शॉर्ट टर्म वर्क है, लॉन्ग टर्म वर्क है, टेक्निकल वर्क की रिक्वायरमेंट है, टिपिकल वर्क है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि कुछ समय के लिए 2, 4, 6 महीने के लिए ही हमको अपने स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, उसके बाद वो हमारा काम खत्म हो जाता है, यानी हमको अब उन स्टाफ को रखना नहीं पड़ता है, यानी कि ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब कंटिन्यू चलने वाला है, जॉब शॉर्ट टर्म का होगा, ये सारी चीजों को इसमें हम देखते हैं और इसीलिए हम यहाँ इसका नाम रखे हुए हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन जॉब, यानी जॉब में किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंडीशंस अंडर विच परफॉर्म, किस कंडीशन में उस वर्क को, उस जॉब को परफॉर्म करना है, यानी कंडीशन क्या है, और क्वालिफिकेशन फॉर जॉब, यानी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन हमारे स्टाफ के पास होनी चाहिए। यानी ये सारी चीजों को जब हम, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट जब इन चीजों को करेगा एनालिसिस, तो इसको हम बोलते हैं जॉब एनालिसिस। अगला हमारा स्टेप होता है स्टाफिंग का, क्या है वो, रिक्रूटमेंट। यानी रिक्रूटमेंट में क्या होगा कि अब जब जॉब एनालिसिस हो गया कि किस प्रकार के कंडीशन में काम करना है, किस प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, हमारे स्टाफ्स की मतलब क्वालिफिकेशन क्या होंगी, यानी जॉब की एनालिसिस जब हो जाती है तब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, यानी ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट फिर ये सोचना शुरू करता है कि ये जो स्टाफ्स की रिक्वायरमेंट है वो हम कहाँ से पूरा करेंगे, जो हमारी करंट रिक्वायरमेंट है या इन फ्यूचर जो रिक्वायरमेंट होने वाली है, इन ह्यूमन रिसोर्सेस को हम ढूंढे कहाँ से, यानी कहाँ से हम वो स्टाफ अपने ले सकते हैं, हम कहाँ पे वो मैसेज दें, किनको मैसेज दें, उन कौन से प्लेसेस पे हम इंफॉर्मेशन दें, कौन से प्लेटफॉर्म पे हम जाएं जिससे कि हम सही पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट कर पाएं। तो इसके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट में क्या दिया गया है, रिक्रूटमेंट के 2 स्टेप्स बताए गए हैं। मतलब हम कहाँ से अपने स्टाफ को सर्च कर पाएंगे, हमको स्टाफ्स कहाँ से मिलेंगे, तो एक सोर्स है हमारा इंटरनल और दूसरा हमारा सोर्स होता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल सोर्सेस क्या होते हैं, इंटरनल सोर्स होता है ट्रांसफर और प्रमोशन। यानी कई बार क्या होता है कि हम अपने पुराने स्टाफ को ही प्रोमोट कर देते हैं और प्रोमोट करके अपनी उस रिक्रूटमेंट को पूरा कर लेते हैं, यानी प्रमोशन के थ्रू हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं या ट्रांसफर के थ्रू। जैसे सपोज करो कि अभी हमारे पास गोरखपुर में एक मैनेजर की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास वर्तमान में कोई वहां पे मैनेजर अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है कि जो हमारे पास लखनऊ का मैनेजर है उस मैनेजर को हमने थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन हमने अपने लखनऊ के मैनेजर को वहां पे डिप्यूट कर दिया कि आप गोरखपुर का भी पूरा परफॉर्मेंस या पूरा वहां का भी बिजनेस आपको हैंडल करना होगा, वहां की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कई बार अपने स्टाफ को ट्रांसफर करके ही अपने रिक्रूटमेंट को पूरा कर लेते हैं या अपने स्टाफ का प्रमोशन करके, मतलब ऊपर के लेवल के अगर स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब और हायर लेवल की, तो हम अपने किसी स्टाफ को ही उसकी सीनियरिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए हम उसको
क्या करते हैं, प्रमोट कर देते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो ये जो सोर्सेस है ना, ये क्या हो गया, इंटरनल सोर्सेस हैं रिक्रूटमेंट के। लेकिन दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल रिसोर्सेस, यानी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहां से होगा, यानी अगर हम ट्रांसफर और प्रमोशन से अपनी रिक्वायरमेंट, स्टाफ की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम एक्सटर्नल सोर्सेस का भी यूज करते हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेस क्या हो सकते हैं, यानी फैक्ट्री नोटिस बोर्ड, ठीक है ना, फैक्ट्री के गेट पर हम क्या कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड पे हमने रिक्रूटमेंट के लिए कुछ एक नोटिस चस्पा कर दिया, वहां पे नोटिस हमने लगा दिया और उस फैक्ट्री के गेट पर लगे हुए नोटिस को ही देख करके बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे स्टाफ हो सकता है उस नोटिस बोर्ड को नोटिस करके, पढ़ के, समझ के और डायरेक्ट वो एप्लीकेशन कंपनी में, फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, जिससे कि हम डायरेक्टली फैक्ट्री के गेट पर ही इंफॉर्मेशन दे करके और वहीं से डायरेक्ट हम अपने स्टाफ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि जॉब की मतलब क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पे हम फैक्ट्री के गेट पर या कोई और भी एक्सटर्नल सोर्सेस का यूज करेंगे। अगला है मीडिया एडवर्टाइजमेंट। अगर ऐसा लगता है कि फैक्ट्री के गेट पर लगाने से हमारा काम बनने वाला नहीं है, हमारे स्टाफ की रिक्रूटमेंट पूरी होने वाली नहीं है, या हो भी सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, अगर ऐसा लगता है तो हम अगला स्टेप क्या लेते हैं, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या हम पेपर मीडिया में या हम और तरीके से एडवर्टाइज करके हम वहाँ से भी ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली दे सकते हैं कि हमें किस तरह की, किस टाइप के स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और उस मीडिया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं। अगला है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि अगर हमें बेस्ट वर्कर्स, बेस्ट स्टाफ नहीं मिल पाते हैं, तो बहुत सारे मार्केट में एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज भी काम करते हैं और उन एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को भी हम इन्फॉर्म करते हैं कि मुझे या इस ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रकार के क्वालिफिकेशन की, इतना एक्सपीरियंस्ड और इतना स्किल्ड स्टाफ या वर्कर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास लिस्ट में इस मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ एप्लीकेशंस हों तो आप हमारे पास उनको अप्लाई करने के लिए बोल सकते हैं, यानी कि हम कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का भी हेल्प ले सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चे आज के डेट में एमबीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में जाते जाते उनका कहीं ना कहीं किसी बड़े कंपनी में क्या हो जाता है, प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये प्लेसमेंट क्या होता है, तो जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े फॉर्म्स हैं, वो क्या करते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वहां पर जाकर और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एलिजिबल होते हैं और उनका डायरेक्ट प्लेसमेंट कर लेते हैं। कहां से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही। नेक्स्ट हो सकता है हमारा रिकमेंडेशन, यानी रिकमेंडेशन में क्या है कि यहां पे कंपनियां या हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ सेलेक्टिव लोगों से भी बात कर सकती हैं कि भाई अगर आपके नॉलेज में कोई बेहतर स्टाफ मिलता है जो हमारी रिक्वायरमेंट, जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल हो, तो आप उसे रिकमेंड करो, हम उसको अपने वहां जॉब पे रखेंगे अगर वो उसके लिए बेटर है तो। अगला है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कई बार क्या होता है, अगर लोअर लेवल पे हमको वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मशीन ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पकड़ सकते हैं जो लेबर सप्लाई का काम करते हैं। और उस एक कॉन्ट्रैक्टर को मैंने पकड़ा या ऑर्गेनाइजेशन ने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया और उसके ऊपर छोड़ दिया कि भाई मुझे 100 लेबर्स की रिक्वायरमेंट है इस वर्क के लिए, आप हमको लेबर की सप्लाई
कर सकते हो तो करो। यानी ये सारे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, और भी सोर्सेस हो सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल सोर्सेस हैं किस बात के लिए? रिक्रूटमेंट के लिए। और ये हमारा इंटरनल सोर्सेस हैं रिक्रूटमेंट के लिए। यानी यहीं से हम अपने स्टाफ के सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए वो इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेस ढूंढ पाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिलेक्शन। तो इस प्रोसीजर को हम लोग यहाँ से अगले वीडियोज में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो हम चाहते नहीं है कि बड़ा हो। आप छोटे छोटे स्टेप्स में इन वीडियोज में अपने टॉपिक को पूरा करें, समझें बेटर तरीके से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को आपके साथ लेके आते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।